हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट मिस्टर फ्रांसिस ने चेतावनी दी है कि रेड सी में जो सिचुएशन बनी हुई है वो कभी भी तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। आप ये देख सकते हैं, एनडीटीवी की न्यूज़ है, थर्ड वर्ल्ड वॉर नॉट बियॉन्ड रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट। बहुत ही बड़ा ये स्टेटमेंट है क्योंकि ये बात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने कही है। एंड रेड सी की आप सिचुएशन देखोगे तो वो बहुत ही बदतर होती जा रही है। हुतीस ने रिसेंटली अमेरिका और ब्रिटेन के सिटीजन्स को एंड यूनाइटेड नेशन के ऑफिस के स्टाफ को भी ये कह दिया है कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, यमन को खाली कर दो वरना ठीक नहीं होगा। एक्चुअली हुआ ये कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट इंडिया की 5 डेज विजिट पर हैं और इस विजिट के दौरान वो कहते हैं कि रेड सी की सिचुएशन बहुत परेशान करने वाली है और इसके बढ़ने की भी आशंका है। देखो, इन्होंने ये बात बहुत सही कही। बिकॉज आप देखोगे तो ईरान समर्थित हूतीस इजराइल का डायरेक्ट सपोर्ट करने वाली हर कंट्रीज के साथ उलझने में लगे हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या और भी। इनके शिप्स को हूती अटैक कर रहे हैं, इनके शिप्स को लूटा जा रहा है एंड इनका तो क्लियर कहना है कि इजराइल के लिए जाने वाला हर जहाज हूती का निशाना बनेगा। आपको याद होगा, इस चक्कर में अमेरिका एंड ब्रिटेन ने मिलकर यमन में हूतीस के बहुत सारे ठिकानों पर अटैक कर दिए थे। मैंने इस पर एक लेक्चर भी लिया था, आपने देखा होगा। देन इसके बदले में हूतीस ने फिर से अमेरिका के कमर्शियल शिप्स पर मिसाइल से अटैक किया था, यानी चारों तरफ बदला ही बदला। करंट सिचुएशन ये है कि अब हूतीस ने अमेरिका और ब्रिटेन को धमकी दे डाली कि आपके जितने भी लोग यहाँ पर हैं, यानी यमन में आपके जितने भी लोग हैं, उनसे आप ये कह दीजिए कि यमन को तुरंत खाली कर दे। आपके पास 1 महीने का टाइम है। यूनाइटेड नेशन के जितने भी स्टाफ हैं उनसे भी ये कह दिया गया है कि कोई नई हायरिंग ना करे वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यानी हर तरफ सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा दिखाई देता है। भारत सहित अमेरिका, रशिया एंड दूसरी बड़ी कंट्री 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रही है ताकि इजराइल गाजा कन्फ्लिक्ट को रोका जा सके। फ्रेंड्स, 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत इजराइल के साथ एक फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश बना दिया जाए ताकि यहूदी वाला इलाका इजराइल और फिलिस्तीनियों वाला इलाका फिलिस्तीन बन जाए, और ये फॉर्मूला काफ़ी हद तक वहाँ शांति कायम कर सकता है। अगर आप देखोगे तो भारत शुरू से ही इस बात पर जोर देता रहा है एंड इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने इंडिया की तारीफ भी की है कि भारत बहुत जिम्मेदार, व्यवहारिक और समझदार देश है जो गाजा में हो रहे संघर्ष को शांत करने में काफ़ी भूमिका निभा रहा है। बट न्यूज़ ये भी है कि अमेरिका ने इजराइल से ये कहा था कि आप 2 स्टेट सॉल्यूशन पर सोचें, लेकिन इजराइल ने डायरेक्ट मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए 2 स्टेट सॉल्यूशन, हमें तो बस हमास को पूरी तरह जड़ से खत्म करना है एंड उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या होता है। यानी इजराइल को देखें तो वो युद्ध रोकने के बिल्कुल मूड में नहीं है। अगर इजराइल नहीं रुका तो ईरान और यमन के हूतीस भी नहीं रुकेंगे, वो लगातार इसी तरह स्ट्राइक करते रहेंगे। इसी को लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बात और कही कि ऐसा लगता है कि लाल सागर में हूतीस को और भी कोई सपोर्ट कर रहा है, और अगर इस तरह युद्ध का क्षेत्रीकरण बढ़ता गया तो इसका मतलब ये होगा कि देशों के बीच तनाव और बढ़ेगा, जो कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं के दायरे से बाहर नहीं है। ये बात भी पूरी तरह ठीक है। अगर आप रेड सी वाला इलाका देखोगे तो वो पूरी तरह युद्ध के मैदान में बदल चुका है। कमर्शियल शिप्स पर अटैक होते हैं। हालांकि इंडियन शिप्स पर अभी तक ऐसी बात सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी 2-3 ऐसी लूट की घटना जरूर हुई है जिसमें इंडियन नेवी को इन्वॉल्व होना पड़ा। ग्लोबल शिपिंग रूट पूरी तरह खतरे में पड़ चुका है, या आप यूँ कह लीजिए कि वो ही युद्ध का अखाड़ा बन चुका है। ग्लोबल इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे विदेश मंत्री को ईरान जाना पड़ा क्योंकि सवाल हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का है। अगर उस पर आँच आती है तो ना चाहते हुए भी इंडिया को बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। यानी अगर ऐसी बात सामने आई तो इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। वहीं ब्रिटेन की तरफ से ऋषि सुनक ने तो ये क्लियर कह दिया है कि अगर शिप्स पर अटैक होते हैं तो वो और अमेरिका मिलकर और भी स्ट्राइक करते रहेंगे।
उसके बाद रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने भी ये डिसाइड किया है कि वो फरवरी में अपनी वॉरशिप को रेड सी में डिप्लॉय करेंगे। इंडियन नेवी ने भी अपनी मैरीटाइम एंड नेशनल इंटरेस्ट के लिए अरेबियन सी में वॉरशिप डिप्लॉय कर रखी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब हो चुकी है वहाँ की। यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि इस वॉर को रोकने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की थी, बट एक बार फिर से ये अपने उद्देश्यों में नाकाम साबित हुई। एंड इसलिए रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि यूएनएससी पूरी तरह पैरालाइज्ड हो चुकी है। ये परिषद आज की रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती। यही रीज़न है कि आज जो प्रॉब्लम हमारे सामने है उनको सोल्व करने में ये पूरी तरह असमर्थ है। अगर आप यूएनजी के प्रेसिडेंट का एक स्टेटमेंट और देखेंगे तो वो यूएनएससी के बारे में कहते हैं कि परिषद के हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर भू राजनीतिक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में सहायता और समर्थन के निर्णय लेने में पूरी तरह बेकार साबित हुई। इसमें तत्काल सुधार की ज़रूरत है। वहीं इंडिया का सपोर्ट करते हुए ये कहते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र का एक अत्यधिक सम्मानित सदस्य है और भारत कई मायनों में दूसरे देशों से आगे है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की बात करता है। अपनी G20 की प्रेसिडेंसी के टाइम अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाया। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ है। एलोन मस्क ने भी कहा है कि इंडिया जैसे देश का इस सिक्योरिटी काउंसिल में ना होना बेतुका सा लगता है। एंड रिसेंटली हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी नाम की समिट में कहा है कि बहुत अजीब बात है कि अफ्रीका महाद्वीप का सिक्योरिटी काउंसिल में प्रतिनिधित्व नहीं है। कुछ कंट्रीज ने अफ्रीका कॉन्टिनेंट को सिर्फ बाजार बनाकर रखा है। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। यूनाइटेड नेशन की इस सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस एंड अमेरिका परमानेंट मेंबर हैं और इन कंट्रीज के पास वीटो पावर है। सिक्योरिटी काउंसिल के ये मेंबर्स वीटो का यूज़ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट असेंबली के मेंबर्स पर पड़ता है। अगेन, रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये काउंसिल पूरी तरह नाकारी साबित हुई। इस बीच नाटो कोल्ड वॉर के बाद अपनी सबसे बड़ी ड्रिल्स करके और भी रशिया को उकसा रहा है। रशिया खुद मिडिल ईस्ट में फ्यूल डाल रहा है कि ये जो भी हो रहा है वो सब अमेरिका की पॉलिसी की वजह से है। यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है। इजराइल हमास को खत्म करके ही दम लेगा। यमन के हूती ने कसम खा ली कि वो इजराइल को सबक सिखाकर ही रहेंगे। इतने सारे क्षेत्रीय संघर्ष, वो भी एक ही टाइम, इतने बढ़ चुके हैं कि बस किसी एक बड़ी घटना का होना बाकी है। एंड जिस तरह से रेड सी में बड़ी बड़ी कंट्री अपनी वॉरशिप को डिप्लॉय करने का सोच रही है, ये कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होगी। एंड शायद इसीलिए ये बात होने लगी है कि रेड सी क्राइसिस कहीं वर्ल्ड वॉर 3 में चेंज ना हो जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।